अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है और स्टिल जो है आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे। मैं उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन जो है देने की कोशिश करूंगा जी। एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। ये है जी कि हाई सर, कैन आई अप्लाई माई सेल्फ दिस FLR वीज़ा? माई PSW गोइंग टू एक्सपायर सून। आई वांट टू स्टे फॉर मोर देन 6 months. If I wanted to apply for my FLR visa, through which link can apply and what reason do I need to put in that? Can I know sir please? ये सवाल है जी इनका। द रीज़न ये वाला सवाल आज की इस वीडियो में शामिल करने का ये है कि ये जो लोग पूछते हैं कि जी कि मैं FLR किस वजह से डाल लूँ, ठीक है। ये नंबर एक तो ये इलीगल, जिसको गैर कानूनी सवाल कहते हैं, ये वो होता है अगर आप का कोई एजेंट, आपका कोई वकील आपको असिस्ट करता है कि जी कि आप असाइलम किस बुनियाद पे डालें या आप FLR जो है वो किस बेस के ऊपर आप डालें, तो उस वकील का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होती है और साथ में वो चाहे तो आपको डिटेन भी कर सकते हैं। सो ये एक क्राइम है। ये इस तरह का असिस्टेंस लेना, आप सिर्फ और सिर्फ वकील से उनकी कानूनी खिदमात ले सकते हैं कि जी ये मेरा केस है, ये मैंने FLR फाइल करनी है, ये मेरी सिचुएशन है। वकील जो होते हैं वो सिर्फ वकालत करते हैं और वो एज अ ब्रिज, एज अ पुल के तौर पे काम करते हैं। कानून चूँकि आपको पता नहीं होता, वो सिर्फ कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक वो आप रेलिवेंट अथॉरिटीज़ तक आपका आगे केस पहुंचाते हैं। एक तो जेन में ये रखिए। और उसकी सेकंड इसकी एग्जांपल ये है कि पिछले दिनों अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी न्यूज़ भी मिलेगी। बहुत सी लॉ फर्म जो थी, सोलिसिटर्स के लाइसेंस कैंसिल हुए और बहुत सी लॉ फर्म, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे ले सकता, लेकिन बहुत सी लॉ फर्म्स वाले लोग जो थे वो लोगों से हज़ारों पाउंड या इस तरह की चीज़ों के चार्ज कर लेते थे, जो केस बना के देने का था कि जी कि आप ये इस बुनियाद के ऊपर जो FLR फाइल कीजिए, आप इस बुनियाद के ऊपर आप ह्यूमन राइट्स फाइल कीजिए, इस बुनियाद के ऊपर आप असाइलम कीजिए। उन सभी फर्म्स के जो हैं वो लाइसेंस कैंसिल हो चुके हुए हैं और तमाम जो फाइलें थी वो होम ऑफिस ने और रेलिवेंट अथॉरिटी ने उनको अपने कब्ज़े में ले लिया हुआ है और वो सारे लोग हुन इस टाइम धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनका कुछ बन नहीं रहा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो उन्हें पता चल गया कि ये सारे के सारे बोगस केसेस थे। अच्छा जी, ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि उन्होंने कहा जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज़ इफ़ समवन हैज़ रजिस्टर्ड द मैरिज विद अ ब्रिटिश सिटीजन, ही ऑल्सो नीड टू प्रूफ ऑफ लास्ट 2 years एविडेंस और नॉट। देखिए, उसमें ये सवाल अच्छा है क्योंकि ये जो 2 years रिलेशनशिप होता है, ये होता है अनमैरिड पार्टनर वीज़ा जो रूट होता है। जब आप स्पाउस की वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस होते हैं, क्या रजिस्टर्ड मैरिज है, सिविल पार्टनरशिप है या आपका अनमैरिड पार्टनर है। तो इसलिए जो जब मैरिज को रजिस्टर्ड करते हैं तो तब 2 years का कोई लॉ नहीं है। चाहे आज आप रास्ते में जाते जाते किसी को आप मिल पड़े हैं और आपने रास्ते में ही 15 मिनट में डिसाइड कर लिया कि अब मैंने इनके साथ शादी करनी है, और उसके बाद जो है वहीं से 17वें मिनट के ऊपर आपने उनको कॉफ़ी की ऑफ़र की और 20 मिनट्स के बाद आपने उनको प्रपोज़ कर दिया और उसके बाद भावें तुसी दोनों जिन्हें उठ के फौरी तौर पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाएं 30 मिनट्स के बाद। तो इसलिए वो उसमें कोई इस तरह का नहीं है कि जी आपका 2 years का रिलेशनशिप हो। बहरहाल पिछले 7 डेज से जो है आप दोनों का जो है वो एक एड्रेस होना चाहिए और उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है अपनी स्पाउस ये मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए जो है अपनी एप्लीकेशन को फ़ाइल कर सकते हैं। अमूमन आजकल जो टाइम है रफली 50 to 70 डेज़ लेते हैं और उसके बाद आपकी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। अच्छा जी, ये एक बड़ा लंबा सा एक सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आज की इस वीडियो में शामिल करूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं जो इस तरह की कंडीशन में हैं, जो FLR वगैरह फ़ाइल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली मेम्बर्स जो है, और फिर उसके बाद जो है वो ब्लेम कर देते हैं वकीलों के ऊपर कि जी के वकीलों ने हमारा केस बिगाड़ दिया और दिस एंड डैट, ये हुआ वो हुआ। सो इस वजह से ये वाला सवाल उनका ये है जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं केनिया से हूँ और मैं 2008 में यहाँ आई थी 6 मंथ के वीज़े पर और फिर मैं ओवरस्टेयर हो गई। मेरी माँ के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वो डिसेबल भी हैं, और इन शॉर्ट ये है कि वो इन्होंने आगे लिखा है जी कि कई मरतबा जो है मैंने एप्लीकेशन को फ़ाइल किया और हर दफ़ा जो है वो रिफ्यूज़ल ही आई है।
और उसके बाद अभी उनकी जो माँ है जी वो स्टिल जो केयर हैं वो उनके पास आती हैं उनकी लुक आफ्टर करने के लिए 4 टाइम्स अ डे उन्होंने लिखा है। और उसके बाद सेकंड उन्होंने लिखा है जी कि मुझे डर है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगी, उनके पास पैसे भी नहीं है और सोलिसिटर्स ने जो है सब ने मेरा केस बिगाड़ दिया है। चलिए, पहला पॉइंट तो ये है कि आप चूँकि विजिटर वीज़ा पे आई थी 2000 चाहे आप 8 में आई हैं, ये कोई कानून नहीं है कि अगर कोई शख्स जो है वो विजिटर वीज़ा पे आए और उसके बाद आके यहाँ पे कानून को ब्रेक करे, तोड़े और उसके बाद वो केस फाइल कर दे FLR का या कोई सा भी और कहे कि जी ये मेरा लीगल राइट बनता है कि मुझे आप यहाँ पे रहने दें। अगर आपकी माँ की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन ऐसी थी तो आपको जो है बैक होम से ही जो है प्रॉपर यहाँ लीगल वीज़ा लेके आना चाहिए था कि जी कि आपकी माँ की बेस के ऊपर कि उनकी ये हेल्थ कंडीशन है। यहाँ आप किसी और वीज़ा पे आती, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आती, स्टूडेंट आती हैं, जो भी आप आती, आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आके अगर आपने ये वाला केस फाइल कर दिया और चाहती हैं कि जी आपको FLR जो है वो आपकी एक्सेप्ट होती, सो इसमें इस लॉ में, कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चूँकि अब आप 2008 से यहाँ पे हैं, सो अगर हम 2008 की सिचुएशन को देखते हैं तो 2008 और तकरीबन अभी आपको 16 साल जो है वो तकरीबन हो चुके हैं जी, 16 ईयर। सो बाय लॉ जो है वो आप उसमें ये कह सकती हैं कि आप कानून की बात करेंगे तो आप उसमें 20 साल के रूट के ऊपर ही आप जाती हैं कि जी 20 ईयर्स का जब आपका रूट मुकम्मल होगा तो तब वो आपको को वीज़ा जो है हो सकता है वो ग्रांट कर दें, लेकिन आप लीगली तौर पे आपका राइट नहीं बनता। अच्छा, अब उसमें कि क्या इससे पहले भी वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस ऑल डिपेंड्स कि आप जो है एप्लीकेशन का ये मतलब नहीं है कि जी आप कहें मैं फ़ाइल करूँगी तो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही हो। कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस आपके हैं, नो डाउट। आप अगर एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करती हैं अपनी माँ की हेल्थ की कंडीशन, ऑब्वियसली अगर आपने पहले भी की है तो उसको दोबारा करने में भी हर्ज नहीं है, आप दोबारा कर सकती हैं। उनको एक्सप्लेन कीजिए, अपनी माँ की कंडीशन एक्सप्लेन कीजिए, अगर कोई और फैमिली मेम्बर नहीं है उनकी लुक आफ्टर के लिए और आपके भी वहाँ पे वापस जाने की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो सारा एक एडवोकेसी जिसको कहेंगे आप उसकी बहुत सी चीज़ों को आप होम ऑफिस में जो है मे भी आप एक्सप्लेन करें तो वो हो सकता है आपके कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस की बेस के ऊपर वो आपको डिस्क्रेशन लीव जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, बट इस ऑल डिपेंड्स जो है। और सेकंड ये है कि कोई भी वकील जो होता है, जैसे मैंने पहले भी पॉइंट में यही कहा कि वकीलों ने खुद आपका केस फैसले नहीं करने होते। अदरवाइज़ कोई भी मैं नहीं समझता कि वो जानबूझ के अपने क्लाइंट का केस ख़राब करेगा कि जी मेरे क्लाइंट का रिफ्यूज़ल आए या कुछ और है। सो अब वकील ने जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके मुताबिक ही एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। सो इसलिए बहुत से लोग जो हैं जो वकीलों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। हाँ, उसमें नेगलिजेंस अगर किसी की है या किसी ने आपसे जो है आपकी एप्लीकेशन को टाइम पे नहीं किया या कुछ ऐसे है, फिर आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ कौन सा वकील फ़ीस कम लेता है, कुछ लोग फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, कुछ ये भी हर बंदे की एक अपनी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कैसे करना है या बाकी चीज़ें, सो इस ऑल डिपेंड्स जो है। चलिए, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।